नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ के एक ताजा एपिसोड में। और आज चर्चा का विषय होंगे शरद पवार, जिन्होंने एनसीपी की अध्यक्षता त्याग दी है, इस्तीफे का ऐलान कर दिया। और इसी के साथ पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी एक परिवर्तन का आभास महसूस हो रहा है। शरद पवार का इस्तीफा क्या कहता है, एनसीपी का भविष्य क्या होगा, कौन होंगे अगले अध्यक्ष, और महाराष्ट्र की सत्ता में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शिवसेना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब मसलों को समझने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद ही विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र की धरती से सीनियर जर्नलिस्ट है विवेक देशपांडे। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। विवेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ के इस एपिसोड में। धन्यवाद जी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि शरद पवार का ये जो इस्तीफा आ गया है, क्या आपको अपेक्षा थी, आप उम्मीद कर रहे थे? क्योंकि पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की जो राजनीति है इसमें काफी हलचलें जो है बढ़ गई थी, तेज हो गई थी। जी, नेहा जी, ऐसा है कि बहुत कुछ हो रहा था और कुछ न कुछ होने वाला है, बड़ा धमाका। इसका इंडिकेशन खुद शरद पवार की जो पुत्री है सुप्रिया सुले, उन्होंने दिया था। करीब करीब 15 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि 2 ब्लास्ट होंगे, एक मुंबई में होगा, महाराष्ट्र में होगा, एक दिल्ली में होगा। अब दिल्ली का क्या है वो अभी उसका इंतजार है हमको, लेकिन महाराष्ट्र में जो होने वाला था वो कल हुआ। और शायद सुप्रिया जी इस बात को जानती थी, क्योंकि फैमिली के अंदर जब जो भी क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर जब अंदर चर्चा होती होगी, तो उस चर्चा के दौरान शायद उनके पिता ने ये जो उनकी मंशा है वो जाहिर की होगी सबके सामने। और शायद वो जानती थी कि वो कब करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया था कि 15 दिन में 2 ब्लास्ट होंगे। तो ये एनसीपी के अंदर जो क्राइसिस है वो और बाहर जो क्राइसिस है वो, ऐसे दोनों क्राइसिस के चलते हुए शरद पवार क्या कुछ करेंगे, कौन सा स्टेप वो लेंगे दोनों क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए, इस तरह इसके बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। तो आखिर उन्होंने एनसीपी के प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन करने का इरादा जाहिर करके एक बड़ा कदम उस दिशा में उठा लिया है जी। तो इस तरह से इसलिए मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि शरद पवार इस तरह के सरप्राइजेस हमेशा ही देते आए हैं। और इस बार फिर से उन्होंने एक नया सरप्राइज सबको दिया है। तो अपेक्षाकृत ही था। एग्जैक्टली वो क्या करने वाले थे किसी को पता नहीं था, उन्होंने रिजाइन कर दिया जी। ऐसे में मैं समझना चाहूंगी कि ये जो समय चुना है शरद पवार ने, क्योंकि महाराष्ट्र में जो शिंदे और फडणवीस सरकार है उसे लेकर भी अटकलें चल रही थी, और लोकसभा की जो चुनाव की तैयारियां हैं इसमें भी तमाम दल जुड़ चुके हैं, विपक्षी एकता की भी जो बात कही जा रही थी। इस वक्त को शरद पवार ने चुना अध्यक्ष पद त्यागने के लिए। इस वक्त को किस तरह से देखते हैं कि क्या अब आने वाला जो समय है महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा जो परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और केंद्र की बात बाद में करेंगे जी। महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थितियां बनी है रिया जी, बहुत ही एक बड़ा क्राइसिस महाराष्ट्र में है। देखिए 2019 में जब शिवसेना और बीजेपी के बीच में खटास पैदा हो गई, जिसके चलते बीजेपी और शिवसेना अलग हो गए, और शिवसेना जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई। उसके पहले एक छोटा सा एक ड्रामा हुआ था जो एक्चुअली बहुत बड़ा था, लेकिन वो अगर उसका टाइम स्पैन देखे तो उस हिसाब से बहुत छोटा था। 3 दिन का एक ड्रामा जो हुआ था, उसमें अजीत पवार जो है, जो एनसीपी के शरद पवार के बाद सबसे बड़े नेता है, वो शिवसेना के साथ बीजेपी के साथ चले गए थे, और एक 72 घंटे की एक सरकार उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनकर देवेंद्र फडणवीस के साथ बना ली थी। हालांकि वो सरकार बाद में चली नहीं, क्योंकि बिल्कुल उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर कल शरद पवार जी ने एक बड़ा खेल खेला है, उसी तर्ज पर उस समय भी उन्होंने एक बड़ा खेल खेला था, जिसके चलते अजीत पवार वापस एनसीपी में आ गए थे। और फिर उसके बाद जो एक महाविकास आघाड़ी बनी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की मिलकर, उसका एक करीब 2.5 साल तक महाराष्ट्र में
उनकी सत्ता रही। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता ही है कि एकनाथ शिंदे उनका गुट जो है शिवसेना का, वो शिवसेना से टूटकर बीजेपी के साथ आ गया। बीजेपी ने एक ऑपरेशन लोटस के तहत उनको अपने साथ ले लिया और महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार फिर से सत्ता में आ गई। उसके बाद से जब ये मामला कोर्ट में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मामले के बारे में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है और उनका गुट जो है वो डिस्क्वालीफाई होने की कगार पर है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को चाहिए कि भाई कोई दूसरे पार्टी से एक बड़ा सा ग्रुप उनके साथ आ जाए ताकि उनकी जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है वो बनी रहे और 2024 में जब इलेक्शन को वो फेस करे तो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट की तरफ फेस करे। इसलिए वो फिर से कर रहे थे अजीत पवार को अपने तरफ लाने की। ये और अजीत पवार भी इस तरह के इंडिकेशंस दे रहे थे कि शायद वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो ये इन सारी परिस्थितियों के बैकग्राउंड पर शरद पवार जो है वो अपने आप को शायद कभी नहीं जितना कभी नहीं उतना आज अपने आप को थोड़ा सा हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। तो उनके पास जो एक क्या कहते हैं उसको, एक ब्रह्मास्त्र जो था उसका उन्होंने उपयोग कर लिया और रिजाइन करके। आपको याद होगा 1992 में इसी तरह की स्थिति शिवसेना में बनी थी जब छगन भुजबल और 16-17 लोग शिवसेना छोड़कर चले गए थे, आने की धमकी दे रहे थे। उस समय शिवसेना प्रमुख जो है बाला साहब ठाकरे जो भी नहीं है, उन्होंने भी इस तरह का एक प्रहसन खड़ा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं छोड़ रहा हूं, मैं शिवसेना प्रमुख का पद जो है वो छोड़ रहा हूं। उसके बाद जो एक मोबिलाइजेशन हुआ शिवसेना में, सारे शिवसेना के जो वर्कर्स है और सारे लीडर्स है वो एक साथ आकर उन्होंने बाला साहब से गुहार लगाई कि नहीं ऐसा मत कीजिए, आप हमारे नेता हैं और आप ही हमारे नेता बने रहेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद जो छगन भुजबल और उनके जो साथी है उनको मैनहैंडल भी किया गया और इस तरह से बाला साहब ठाकरे ने फिर से एक बार शिवसेना पर अपना एक कब्जा जो है वो पूरी ताकत के साथ जमा लिया था। उसी तरह से शरद पवार जी ने कल अपना ये खेल खेला है। न्याय आपने बहुत ही स्पष्टता से बताया, लेकिन क्या आपको लगता है कि शरद पवार ने एक ऐसा खेल खेल दिया है कि अजीत पवार जिन पर आशंका जताई जा रही थी कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी को तोड़ भी सकते हैं, तो क्या इस पर अभी पूर्ण विराम या फिर अल्प विराम लगा है, सेमीकोलन या फिर फुल स्टॉप? जी, मुझे लगता है कि 2024 के इलेक्शन तक तो शायद अभी ये नहीं होगा। 2024 की इलेक्शन के बाद क्या होगा ये हमको पता नहीं। मान लीजिए कि सरकार किसी तरह से गिर जाती है, अभी जो एग्जिस्टिंग सरकार है एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की, तो फिर क्या होगा? क्या प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा? क्या होगा ये हमको पता नहीं। लेकिन ऐसा अगर होता है तो 2024 में हो सकता है कि लोकसभा और महाराष्ट्र के विधानसभा के दोनों इलेक्शंस एक साथ होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते। ऐसे अजीत पवार के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उनको एनसीपी में ही रहना है। देखिए, एनसीपी के अंदर जो फैमिली फ्यूड है वो अपनी जगह है, वो तीसरे जनरेशन से शुरू होता है। अजीत पवार के बेटे पार्थ और रोहित पवार जो शरद पवार के दूसरे एक भाई के बेटे हैं, वो ये थर्ड जनरेशन का जो एक झगड़ा है उसके चलते एनसीपी में एक फैमिली का एक प्रॉब्लम बन गया है, एक सत्ता का संघर्ष वहां पर शुरू हो गया है। तो उसको भी शरद पवार को टैकल करना जरूरी था। और देखिए, अजीत पवार जो है अपने मन से शायद वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। जिस तरह का प्रेशर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट के ऊपर बनाया था और वो छोड़कर शिवसेना छोड़कर उनके साथ आ गए थे, उसी तरह का कुछ प्रेशर अभी वो अजीत पवार और उनके साथियों पर भी बनाना चाहते हैं। इस तरह की बात चल रही है और उस प्रेशर चलते वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वो बीजेपी से बहुत उनको लगाव है, उनको ये पता है कि जो लोग बीजेपी के साथ जाते हैं उनका हश्र क्या होता है। बहुत सारे स्टेट्स में बीजेपी ने अपने अलायंस पार्टनर्स को खत्म करने का ही काम किया है। शिवसेना तो उनकी हिंदुत्व वाली पार्टी थी, जैसे जेडीयू बिहार में कोई हिंदुत्व वाली पार्टी नहीं थी, तो उनके साथ में उनका व्यवहार किस तरह से है
वो अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन जो हिंदुत्व वाली पार्टी है उसके साथ भी उनका व्यवहार उसी तरह से रहा। तो अजीत पवार ये जानते नहीं, ऐसा नहीं, उनको ये पता है कि भी लोग बीजेपी के साथ जाते हैं उनका हश्र बहुत खराब होता है। इसी राजनीतिक इसी राजनीतिक अगर वो जाना चाहते होंगे, इसका मतलब है कुछ प्रेशर है। आज के अंक में हम समझ रहे हैं शरद पवार का एनसीपी के अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा आया है वो क्या राजनीतिक खेल बताता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ ये केंद्र की राजनीति पर भी प्रभावी होगा, साबित होगा। इसे समझ रहे हैं हम विवेक देशपांडे जी से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से जो है अलग अलग इंग्लिश डेलीज के साथ इनका जो है काम का संबंध रहा है। विवेक जी, मैं आपसे अब ये समझना चाहती हूँ कि जब आपने एक एनसीपी की नेक्स्ट जनरेशन की बात की, नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप की बात कही है, तो क्या शरद पवार के इस्तीफे मात्र से इस क्राइसिस को शरद पवार ने एक झटके में जो है सॉल्व कर दिया है, समाधान निकाल लिया है? लेकिन जिस कमेटी की बात हो रही है इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे भी हैं जिन पर ईडी और जो तमाम एजेंसियां हैं उनकी जांच चल रही है। इस कमेटी को किस तरह से देख रहे हैं जो कि एनसीपी के प्रेसिडेंट के चयन के लिए गठित की गई है? जी नेहा जी, इसमें सारे शीर्षस्थ नेता जो है एनसीपी के अलग अलग उनका शुमार इस कमेटी में है। और मुझे पता नहीं ये कमेटी किस तरह से काम करेगी, या फिर अगर शरद पवार जी अपना इस्तीफा जो प्रपोज्ड इस्तीफा है उन्होंने एक्चुअली दिया नहीं है, कुछ कागज पर लिखकर इस्तीफा साइन करके दिया है, इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की कि मैं छोड़ना चाहता हूं। तो एक्चुअली उन्होंने अभी तक छोड़ा है या नहीं है इसके बारे में जरा असमंजस की स्थिति है। लेकिन अगर वो उन्होंने समय मांग लिया है, कल बहुत जब सारे लोग उनके पास आकर गुहार लगा रहे थे कि आप ऐसा मत कीजिए, आप बने रहिए, आप ही हमारे नेता हैं और आपके बगैर एनसीपी का कोई अस्तित्व नहीं है, इस तरह की बात जब उनके सामने उनके सारे जो फॉलोअर्स है वो कर रहे थे और उसमें बड़े बड़े नेता भी थे और कई तो बहुत भावुक हो गए थे, रोने भी लग गए थे, तब जाकर शरद पवार जी ने शायद ये कहा है कि थोड़ी सी मोहलत मांगी है, थोड़ा सा समय मांगा है 2-3 दिन का। अगर मुझे लगता है कि वो अपना इस्तीफे का जो प्रपोजल है उसको वापस ले लेंगे, कम से कम 2024 के लोकसभा के इलेक्शन तक वो एनसीपी के प्रेसिडेंट बने रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो जब तक वो एनसीपी के प्रेसिडेंट है तब तक एनसीपी के अंदर जो पावर स्ट्रगल है वो शांत रहेगा और उतना सम्मान तो शरद पवार को फैमिली में है, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसा नहीं होगा कि शरद पवार की इतने समझाने बुझाने के बावजूद एनसीपी से निकल कर या फिर इस तरह की कुछ आवाज एनसीपी में आएगी जिससे सीधी सीधी शरद पवार की तौहीन हो या फिर उनके अगेंस्ट, उनकी इच्छा के अगेंस्ट जाने वाली कुछ बातें उनके ही अपने जो निकटवर्ती है वो करे, ऐसा मुझे फिलहाल तो नहीं लगता है। तो फिलहाल के लिए एनसीपी के अंदर जो एक बड़ा बवंडर खड़ा हुआ था वो शांत हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। जी, ऐसे में एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है शरद पवार का जिसमें उन्होंने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, और इस रोटी पलटने के स्टेटमेंट को अलग अलग लोग जो है अपने अपने अंदाजे से समझने की कोशिश कर रहे थे। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? वो यही इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि नेतृत्व में बदल होना चाहिए जी। तो वो अपने आप को पद से हटाने की बात जब उन्होंने की तो शायद वो जो रोटी पलटने वाली बात है वो इसी बात की ओर शायद इशारा कर रहे थे, ऐसा हम समझ सकते हैं जी। अब कई लोग तो ये बोल रहे कि रोटी पलटने के बजाय उन्होंने तावा ही निकाल लिया जिसके ऊपर रोटी बनाई जाती है, उसी को निकाल दिया, इस तरह की भी बात हो रही है। तो ये लेकिन शायद किसी के भी जहन में नहीं थे कि वो इस तरह की कोई स्टेप लेंगे। हो सकता है फैमिली के अंदर इस बात की चर्चा हुई हो और फैमिली को पता हो, इसलिए फैमिली में कोई बहुत शॉकिंग कुछ बात फैमिली के लिए थी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अजीत पवार का ये एपिसोड आपको लगता है कि 2024 तक अब शांत रख पाने में शरद पवार कामयाब रहेंगे? अजीत पवार जिस प्रेशर की बात आप कर रहे थे जी, आप जिस प्रेशर की बात कर रहे थे कि अजीत पवार पर बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उस प्रेशर पर कितना बड़ा जो है लगाम लग गया है? जी
जी, मुझे लगता है कि उस पर भी लगाम लग गया है। देखिए, ऐसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एकनाथ शिंदे और उनके 16 जो साथी है, जो शुरू में मतलब उनको मिलाकर 16, जब शुरू में शिवसेना छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे, वो अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है, तो वो अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, उसके बावजूद भी सरकार गिरती है ऐसा नहीं है, लेकिन वो गिरने के कगार पर आ जाती है। और बीजेपी अपनी स्टेबिलिटी को इस तरह से लोकसभा इलेक्शन तक या फिर अगले साल के विधानसभा इलेक्शन तक इस तरह कगार वाली स्थिति पर बनी रहेगी बीजेपी, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए उनकी कोशिश रहेगी कि वो अजित पवार और उनके जो साथी, जो बीजेपी में आने से जिनको परहेज नहीं है किसी प्रेशर के वजह से, वो बहुत बीजेपी के कायल है, इसलिए बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बात जरूर प्रेशर की ही है। तो उस प्रेशर के चलते जो बीजेपी के साथ आ सकते हैं, इस तरह की एक पॉसिबिलिटी थी, उस पॉसिबिलिटी को भी शरद पवार के इस स्टेप ने शायद उस पॉसिबिलिटी को भी खत्म कर दिया है। क्योंकि अभी ये सारे लोग जो एनसीपी को छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, वो सारे लोग अभी किसी भी तरह से एनसीपी को हाल फिलहाल में छोड़कर बीजेपी के साथ जाएंगे, इस तरह की कोई स्थिति अभी नहीं बची है। इसके बावजूद अगर बीजेपी कोई प्रेशर बनाती है तो मुझे लगता है कि एनसीपी और उसके जो साथी जो अलायंस पार्टनर्स है, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एजिटेशन भी इसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। और शायद बीजेपी इस बात को समझती है कि ये इस तरह से अभी एक एक्सट्रीम स्टेप लेके उनके खिलाफ कोई एक्शन इनिशिएट करना और उनको अपने साथ लाने की एक जोर जबरदस्ती वाली कोशिश करना, शायद बीजेपी इससे परहेज करे, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि बीजेपी के बारे में रूल आउट कुछ भी नहीं किया जा सकता। जहां पर मोदी शाह जैसी नेतृत्व हो, वहां पर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि जब वो उनका डेस्परेशन बढ़ जाता है तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो उस डेस्परेशन में वो इनके साथ क्या करेंगे ये हम बता नहीं सकते। लेकिन अपने तरफ से खुद होकर अजित पवार और उनके जो साथी जिनके ऊपर प्रेशर बना है, इस तरह की बातें बताई जाती है, वो खुद होकर बीजेपी के साथ अभी फिलहाल कम से कम लोकसभा इलेक्शन तक नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपने सही कहा कि शायद बीजेपी इस तरह का जो है यहाँ पर ना अपनाए नीति, क्योंकि हो सकता है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति, जहां तक मेरी समझ है कि चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, जैसा कि अन्य राज्यों में देखा जाता है विवेक सर, कि कर्नाटक का ही ले रहे कि लोकसभा के चुनाव हो तो अलग पैटर्न दिखता है जनता के मतदान का, और विधानसभा के हो तो अलग पैटर्न दिखता है। लेकिन महाराष्ट्र में ये पैटर्न में ज्यादा अंतर नहीं दिखता है, और ऐसे में बीजेपी यहाँ पर शायद खतरा मोल लेने की स्थिति में नजर नहीं आती है। जी, लेकिन बीजेपी, आप देखिए, बीजेपी का डेस्परेशन इसलिए है कि जो यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाला जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है। जी। महाराष्ट्र और बिहार, ये दो स्टेट्स ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल है। वो बीजेपी के हाथ से अगर निकल जाते हैं तो बीजेपी का 2024 में पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो शायद उनको बहुमत नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, लेकिन वो किसी भी तरह के कगार वाली स्थिति में अपने आप को देखना नहीं चाहेंगे। वो हमेशा अपने आप को एक कंफर्टेबल स्थिति में बना के रखने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए उनके लिए महाराष्ट्र और बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करना बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ताकत बनी है और इसके पूरे पूरे आसार है, बीजेपी का खुद का अपना एक इंटरनल सर्वे भी है, और जिस तरह के रिजल्ट्स हम कुछ असेंबली बाइपोल्स से हमें देखने को मिले हैं, और बहुत ही रिसेंटली हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, जो कृषि उत्पन्न बाजार समितियां होती है, उनके जो रिजल्ट्स देखे हैं, और जिस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र की जो बड़े बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, जिसमें बंबई है, नागपुर है, उनके इलेक्शंस को टाल रही है, बीजेपी को ये इस बात का अंदेशा पूरी तरह से हो गया है कि महाविकास आघाड़ी को वो अकेले खुद के बलबूते पर परास्त नहीं कर सकती। इसलिए उनकी कोशिश सेंध लगाने की, कांग्रेस में हो, शिवसेना में हो, एनसीपी में हो,
वो कोशिश जारी रखेंगे और अपनी ताकत को 2024 के कम से कम लोकसभा इलेक्शन तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये आने वाले 10-11 महीनों में वो क्या क्या करते हैं इसका अंदाजा आज हमें नहीं है। जिस तरह से शरद पवार क्या स्टेप लेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं होता, उसी तरह से अमित शाह क्या करेंगे इसका भी अंदाजा हमें नहीं होता। कोई ये नहीं सोच रहा था कभी भी कि वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस तरह की बात कभी महाराष्ट्र में होगी इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था, लेकिन अमित शाह ने वो किया। तो अमित शाह आने वाले 10-11 महीनों महाराष्ट्र में क्या करते हैं इसका अंदाजा आज लगाना मुश्किल है। जी, एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं विवेक जी, और उसके बाद हम उद्धव ठाकरे की नेतृत्व की भी बात करेंगे और कांग्रेस के नेतृत्व की भी बात करेंगे। महाविकास अघाड़ी की जो बात आप कर रहे हैं उसको भी थोड़ा और विस्तार से समझेंगे, और एक राजनीतिक वर्चस्व का जो स्टेटमेंट आया है शरद पवार का अपने इस्तीफे के ऐलान के वक्त उनकी तरफ से, तो इसको और ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। विवेक सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि एक राजनीतिक वर्चस्व की बात शरद पवार ने कही थी कि महाराष्ट्र में जब उन्होंने महाविकास अघाड़ी का एक गठबंधन जो है खड़ा किया था, तो ये कहा गया था कि ये एक प्रयोग है, राजनीतिक प्रयोग है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सफल भी होता नजर आया था। और उनके स्टेटमेंट में मुझे जहां तक याद आ रहा है वो ये कहते हैं कि ये बीजेपी को करारा जवाब था, जो राजनीतिक वर्चस्व करने की कोशिश में तमाम जो दल हैं उनको जो है दबाने की, कुचलने की कोशिश कर रही थी, उनका जो अस्तित्व है वो मिटाने की कोशिश कर रही थी। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। विवेक जी। जी 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 वो तो साफ है। मैंने इससे पहले भी कहा, जिस तरह से बीजेपी कतरा रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस लेने के लिए, और जिस तरह से रिसेंटली कुछ इलेक्शन के रिजल्ट्स भी महाविकास आघाड़ी की तरफ से लगे हैं, चाहे वो अंधेरी ईस्ट हो, चाहे फिर कस्बापेट हो, और जो हमारे एपीएमसीज जो है महाराष्ट्र की, वो सारे रिजल्ट्स इस बात की ओर इंगित करते हैं कि महाविकास आघाड़ी एक बड़ी ताकत महाराष्ट्र में बनकर उभरी है। और जिस तरह से शिवसेना में बीजेपी ने सेंध लगाई और जिस तरह से उसके बारे में चर्चा हुई, 50 खोके एकदम ओके, इस तरह से जिसका प्रोपेगेंडा भी हुआ कि हर एक को 50 करोड़ दिए गए, इस तरह की बात हुई। इससे बीजेपी की इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और उसके वजह से बीजेपी ने ये भी एक अनएक्सपेक्टेड बीजेपी के लिए रिजल्ट आया है कि जो सारी सिंपैथी है वो उद्धव ठाकरे की तरफ चली गई है शिवसेना में। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब ये सारी, अब जैसे शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे की तरफ सिंपैथी चली गई, उसी तरह से अभी सिंपैथी पूरी शरद पवार की तरफ एनसीपी में चली गई। तो ये अब एक फोर्स मल्टीप्लायर बनकर एमवीए जो है महाराष्ट्र की राजनीति में सामने आया है। ये जो अलायंस है वो एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। ये बीजेपी के लिए भी और भी बड़ा चैलेंज हो गया है। तो जब 2019 में शिवसेना के साथ में उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया, इस बात के लिए कि शिवसेना चीफ मिनिस्टरशिप के टेन्योर का इक्वल डिवीजन चाहती थी। 2.5 साल हमारा चीफ मिनिस्टर रहे, 2.5 साल आपका रहे जी। उस समय जो बीजेपी के तथाकथित चाणक्य है, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और शिवसेना के साथ उन्होंने अपना नाता तोड़ दिया और अलग रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। आखिर में हुआ ये कि शिवसेना ने तो अपना मुख्यमंत्री बना ही लिया 2.5 साल, लेकिन बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा। आज बीजेपी जिस तरह की असमंजस की स्थिति में है, जिसको अंग्रेजी में टू क्लेवर बाय हाफ कहते हैं, उस तरह की चाल चलकर ही बीजेपी अपने आप को इस स्थिति में बीजेपी पा रही है। अब उसको यहां से समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से अपने आप को फिर से ताकतवर महाराष्ट्र में बनाए। उनके लिए सारे रास्ते अभी फिलहाल तो बंद दिखाई देते हैं। तो आने वाले समय में बीजेपी क्या करती है, ये भी एक बहुत क्यूरियोसिटी का विषय होगा, ऐसा मुझे लगता है इन्हें।
जी, आपने सही कहा और आपने जो महत्वपूर्ण बात सहानुभूति की कही है कि एक सहानुभूति जो कि उद्धव ठाकरे के लिए पैदा हुई महाराष्ट्र में, अब दूसरी उतनी ही बड़ी जो सहानुभूति है वो शरद पवार के लिए पैदा हो गई है और ये जो परिस्थितियां हैं वो एमवीए को और जो है स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है। तो मुझे लगता है कि एमवीए पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और ये बीजेपी जो तमाम एजेंसियों का सहारा लेती है उस पर भी जो है हो सकता है कि भारी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी वही अपना एक अस्त्र निकालकर अपोजिशन पर अटैक करती है तो वो इतना ऑब्वियस हो जाएगा। और ऑलरेडी ऐसा हो रहा है कि पूरे देश में बीजेपी की ये जो इमेज है कि वो अपने अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। अगर वो शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर सकती है तो किसी को भी खत्म कर सकती है, क्योंकि शिवसेना तो हिंदुत्व वाली पार्टी थी। उसके बावजूद उन्होंने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की। इस तरह की जो इमेज बनी है और उसके लिए वो अपने सत्ता का दुरुपयोग करती है। सारी जो केंद्रीय अन्वेषण संस्था है उनका वापर करती है, उनको छोड़ती है अपोजिशन के ऊपर और इस तरह से इलिजिटिमेटली वो अपने अपोजिशन को परास्त करने की और उनको परेशान करने की कोशिश करती है। ये जो बीजेपी की इमेज बनी है ये मुझे लगता है कि एक निगेटिव इसका इम्पैक्ट इलेक्टोरेट पे होगा, बीजेपी के खिलाफ ये जाएगा। और बीजेपी इस बात को शायद समझती है, लेकिन अभी बीजेपी के पास कोई दूसरा चारा बचा ही नहीं है। आम दाम दंड भेद में अब भेद तो नहीं हो रहा है तो फिर वो दंड का इस्तेमाल करेगी और तरह से जिस रास्ते पर बीजेपी निकली है उस रास्ते पर अभी वो वापस नहीं आ सकती। उस रास्ते उसको आगे ही जाना है। तो आने वाले समय में वो क्या रुख अख्तियार करती है, वो किस तरह की कार्रवाई अभी अपोजिशन के खिलाफ महाराष्ट्र में करती है, ये देखने वाली बात होगी न्याय जी। एक मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि उद्धव ठाकरे क्या इस एपिसोड के बाद, शरद पवार के इस्तीफे के एपिसोड के बाद और ज्यादा मजबूत हो गए हैं, क्योंकि उनकी रैलियों में जो है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है, जो भीड़ है वो ज्यादा बढ़ रही है और कांग्रेस में लीडरशिप की क्राइसिस और एनसीपी में लीडरशिप की क्राइसिस अभी मौजूदा वक्त में दिखती है। एमवीए में जो स्थिति है उद्धव ठाकरे की क्या पहले से स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि एनसीपी की लीडरशिप की क्राइसिस दिख रही है, कांग्रेस की लीडरशिप की क्राइसिस दिख रही है? जी, जो भी डैमेज शिवसेना को होना था वो हो गया है जी। तो अभी उनके पास दे हैव नथिंग मोर टू लूज। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे के गुट ने उनको डिच किया वो सिंपैथी उनके लिए बन गई है। और एनसीपी में अगर शरद पवार के लिए सिंपैथी बनी है तो आप इस बात को मानकर चलिए कि एनसीपी का जो आम वोटर है वो कभी भी अभी अजीत पवार के साथ नहीं जाएगा। वो जब तक शरद पवार है तब तक वो शरद पवार के पीछे ही खड़े रहेंगे। तो अजीत पवार पर फोर्स अजीत पवार को एनसीपी में रहकर एनसीपी के लिए काम करना, ये अजीत पवार की अभी एक तरह से मजबूरी भी बन गई है और जिम्मेदारी भी बन गई है। और वो मुझे लगता है कि वो इस बात के लिए भी तैयार हो गया है, जिस तरह का भाषण कल उन्होंने किया वो इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि वो एनसीपी में रहेंगे अगर उनको अध्यक्ष बनाया जाता है तो। क्योंकि वो कार्यकर्ताओं को एक तरह से डांट भी रहे थे कि अगर शरद पवार किसी और को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और वो खुद एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से डांट कर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से सवाल भी पूछे। तो लगता है कि वो एनसीपी को छोड़कर जाने का विचार उन्होंने अभी फिलहाल के लिए तो छोड़ दिया है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि वो एनसीपी को छोड़कर मन से नहीं जाना चाहते थे। उनको ये बात समझ में भली भांति वो समझते हैं कि जो लोग भी बीजेपी के साथ जाते हैं उनका हाशिर क्या होता है वो उनको पता है। इसलिए वो अगर बीजेपी के साथ जाएंगे भी तो किसी मजबूरी के तहत जाएंगे, अपने मन से नहीं जाएंगे। वो दिल से कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, केवल सत्ता के लिए बीजेपी के साथ जाएंगे ऐसा नहीं मुझे लगता, क्योंकि उनको पता है बीजेपी के साथ जाने से सत्ता बहुत देर तक उनका साथ नहीं देगी। एक वक्त आएगा जब बीजेपी उनको भी डिच कर देगी। इसलिए वो बीजेपी के साथ अपने मन से नहीं जाने वाले थे, किसी मजबूरी के चलते वो बीजेपी के साथ जाने वाले थे। आज उनको अगर शरद पवार एनसीपी का अध्यक्ष बनाते हैं तो उनके लिए कोई कारण नहीं बचता कि वो एनसीपी छोड़कर बीजेपी के साथ जाए। तो मुझे लगता है कि एक तरह से शरद पवार ने एनसीपी को भी कंसोलिडेट एक स्ट्रोक में कर दिया है और एमवीए को भी उन्होंने एक ताकत
इससे दी है। जी। तो कुल मिलाकर कल जो उनका जो नाट्य उन्होंने प्रस्तुत किया, मुझे लगता है वो हर तरह से एमवीए के लिए एक विनिंग सिचुएशन जी। काम कर 2024 तक पार्टी की कमान के साथ साथ जो एमवीए है उसको मजबूती बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताएंगे, क्योंकि उनके समर्थकों में भारी निराशा और देखी जा रही है। हमारे साथ विवेक देशपांडे बने हुए हैं। विवेक जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि शरद पवार की एक स्टेटमेंट ये भी आई थी कि एमवीए का जो प्रयोग है वो तो बीजेपी को एक झटका था, लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने, और उद्धव ठाकरे जो है अपने खिलाफ जो संघर्ष है उसको रोक नहीं पाए। तो क्या उद्धव ठाकरे का जो लीडरशिप है एमवीए में, इसमें एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है? नेहा जी, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2.5 साल तक वो मुख्यमंत्री थे। वो एक रिलक्टेंट मुख्यमंत्री थे। वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन सीनियरिटी देखते हुए शरद पवार जी ने, और सारे लोगों को एक्सेप्टेबल फेस उनका होगा ये समझकर शरद पवार जी ने उनसे आग्रह किया, वो मुख्यमंत्री बने। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित थे। इस तरह का कोई भी इंडिकेशन उनके तरफ से कभी भी नहीं मिला। उन्होंने काफी समय लिया उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए, और फाइनली उन्होंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया और मुख्यमंत्री बने। तो कहीं से भी वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत लालायित थे। इस तरह की कोई बात कभी भी नहीं थी, और अभी भी नहीं है, क्योंकि शिवसेना की तरफ से अभी ये बयान खुद उद्धव ठाकरे जी ने शायद कहा है कि वो अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनते हुए देखने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक अजीत पवार की बात है, मैंने आपसे एक कारण तो बताया था कि वो क्यों बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि दूसरा जो उसका कारण है वो ये भी है कि जिस तरह से एमवीए का एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना है, तो ऐसे विनिंग जो श्योर शॉट विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको छोड़कर जिस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस तरह की कोई स्टेप अजीत पवार खुद होके अपने मन से लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये तो बात है ही कि बीजेपी साथ जो जाता है उसका अंत बहुत खराब होता है, उसको बीजेपी टीच करती है। ये फैक्टर तो सबके दिमाग में होता ही है, और वो अजीत पवार के दिमाग में भी होगा। बावजूद इसके वो दूसरा एक कारण जो है वो ये है कि एमवीए अगर विनिंग कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बना है, तो ऐसी स्थिति में एमवीए को छोड़कर वो बीजेपी के साथ जाएंगे, ये इतने वो पॉलिटिकली अनवाइज है, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो दो बहुत ही स्ट्रांग कारण उनके पास है बीजेपी के साथ न जाने के लिए। लेकिन बीजेपी के साथ जाने के लिए उनकी एक मजबूरी वाला भी कारण है, जो है केंद्रीय एजेंसीज जो है वो अगर उनके ऊपर प्रेशर डालती है तो शायद उनको जाना पड़ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी अभी भी आउटसाइड चांस इसका है ही, हम उसको नकार नहीं सकते। लेकिन लगता है कि बीजेपी एकदम अभी इस तरह का स्टेप नहीं लेगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में बनी है, जिस तरह का एक पब्लिक मोबिलाइजेशन बना है, जिस तरह का सेंटीमेंट महाराष्ट्र में बना है, उस सेंटीमेंट को और ज्यादा अपने खिलाफ निगेटिव बनाने की बीजेपी फिलहाल तो कोशिश नहीं करेगी। 2024 के इलेक्शन के आते आते और बीजेपी क्या नया सोचती है, क्या नया कुछ टैक्टिक अपनाती है, ये हमें देखना होगा। लेकिन जहां तक अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि 2024 में अगर एमवीए ये महाराष्ट्र का इलेक्शन मेजॉरिटी के साथ जीतती है, तो उस समय कोई भी विरोध करेगा अजीत पवार को के मुख्यमंत्री बनने के लिए। शायद मुझे नहीं लगता कोई भी उसका विरोध करेगा, इंक्लूडिंग उद्धव ठाकरे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कह दिया। तो अजीत पवार के लिए तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर एमपीए जीतती है तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसके लिए उनको 1 साल और रुकना पड़े। उनको अगर मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है तो शायद वो बीजेपी साथ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि और 1 साल वो रुकने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो किसी भी तरह की अनिश्चितता उस समय नहीं रहेगी। उस समय वो बहुत ही निश्चिंत तरीके से एक श्योरिटी के साथ और बने रहेंगे। जी, आपने सही कहा। मैं महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में एक और ये बात समझना चाह रही हूँ कि ये भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति के साथ साथ मराठा राजनीति भी है, और मराठा राजनीति जो है वो सब पर भारी पड़ती है। तो जब हम बात एनसीपी की करते हैं या फिर उद्धव ठाकरे के शिवसेना की बात करते हैं, तो
ये समीकरण जो है वो मराठा राजनीति की अगर हम बात करें, यहां पर यह भी कहा जाता है कि ओबीसी की राजनीति उतनी प्रभावी नहीं होगी जितनी कि मराठा राजनीति प्रभावित होगी। तो ये जो पूरी जो समीकरण बन रहे हैं, राजनीतिक समीकरण, इसमें मराठा राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या ये जो मराठा मतदाता हैं वो और एकजुट हो गए हैं? नहीं नेहा जी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि बीजेपी ने भी मराठा इलेक्टोरेट में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया है। उनके पास भी बहुत मराठा लीडर्स है। तो मुझे नहीं लगता कि मराठा इलेक्टोरेट जो है, मराठा जो मतदाता है, उस पर एनसीपी का कोई मोनोपोली है, इस तरह की स्थिति अभी नहीं बची है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि शरद पवार ने जिस तरह से कल का एक उनका जो अनाउंसमेंट है कि मैं एनसीपी का अध्यक्ष को छोड़ रहा हूं, उससे जो सिंपैथी उनके लिए बनेगी, तो हो सकता है कि मराठाओं के जो मत बीजेपी की तरफ चले गए थे, उनमें से कुछ लोग हो सकता है एनसीपी की तरफ वापस आ जाए और शरद पवार के पीछे खड़े हो जाए। तो थोड़ा बहुत फायदा इसका एनसीपी को होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी का जो मराठा वोट बैंक है उसमें बहुत बड़ी कोई सेंध लगेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। बीजेपी ने वो काफी वहां पर जिसको कहते हैं स्ट्राइकिंग द रूट्स, उनकी जड़ें उन्होंने काफी मजबूत ऑलरेडी कर चुके हैं वो। तो बीजेपी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। जी, मैं अब इस हालात में शिंदे गुट और उनके जो भारी समर्थक हैं, इनके भविष्य को किस तरह से आंकते हैं आप? अगर ऐसा हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर पास हो जाता है, ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में शिंदे गुट और उनके भारी जो समर्थक है, उनकी स्थिति, उनका भविष्य क्या आंकते हैं आप? मुझे तो सिर्फ एक ही सिनेरियो मैं इमेजिन कर सकता हूँ, वो ये है कि वो बाहर हो जाएंगे, सरकार से बाहर होना पड़ेगा उनको। और ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, ये तो वो वही जाने। अभी तक तो हम इसका अंदाजा लगा नहीं सकती कि वो क्या करेंगे। उनके ऑप्शन है भी या नहीं, ये भी हमें पता नहीं है। कम से कम 16 लोगों की स्थिति तो इस तरह से ही बनेगी कि उनके जो कार्यकर्ता, उनके साथ जो जुड़ा हुआ जो वोट बैंक है, उसका आप क्या आकलन कर रहे हैं? उसका रुझान वो भी उनसे खिसक जाएंगे दूर, क्योंकि जब उनके लीडर्स में कोई फ्यूचर ही उनको नहीं दिखता है, उनके लीडर्स का कोई फ्यूचर उनको नहीं दिखता है, तो उनके पीछे खड़ा रह के उनके मतदाता जो है वो क्या पाएंगे? आखिर में लोग मतदान किसको करते हैं? जो उनके लिए कुछ कर पाने की स्थिति में रहेगा, उसको मतदान करेंगे। अगर एकनाथ शिंदे और उनके जो साथी है वो कहीं के नहीं रहते हैं, वो अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उनको अगर सरकार से बाहर होना पड़ेगा, तो लोग उनके पीछे खड़े क्यों रहेंगे? जी, बहुत उनकी तादाद जो है वो बहुत कम हो जाएगी, उनके समर्थकों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, और एक तरह से पॉलिटिकल ऑब्लिवियन जिसको कहते हैं, उसमें वो जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब ये हमको पता नहीं है कि बीजेपी के लिए क्या उनके पास ऐसी स्थिति में बीजेपी ने उनके लिए कुछ सोचा है क्या? उनको किसी भी तरह से दूसरे किसी तरीके से उनका पार्टी के इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? तो बीजेपी के पास क्या उनके पास कुछ उनके लिए कुछ प्लान है? इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे और पर्टिकुलरली उनकी इमेज है, ये आमतौर पर माना जाता है कि एकनाथ शिंदे जो है वो बीजेपी के लिए एक तरह से बोझ बन गए हैं, और वो खुद ही चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे से किसी भी तरह से उनको छुटकारा मिले, और हो ना हो सुप्रीम कोर्ट का नतीजा उनको डिस्क्वालिफिकेशन उनका हो जाए। ये शायद बीजेपी भी मन से चाहती है, लेकिन आज जो स्थिति बनी है, अगर एनसीपी से उनको कुछ फायदा होने की स्थिति आज शरद पवार के इस्तीफे के बाद अगर खत्म हो जाती है, तो फिर वो चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे और उनका गुट जो है वो किसी भी तरह से उनके साथ बना रहे। उनकी पूरी अपेक्षा, जो उनकी जो आशा थी, वो आशा अजित पवार और उनके गुट के ऊपर थी। अगर वो आशा आज नहीं रही है, तो शायद वो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का कोई नतीजा न आए जिससे एकनाथ शिंदे और साथी डिस्क्वालीफाई हो।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने बहुत ही विस्तार से और आसानी तरीके से हमें और हमारे दर्शकों को महाराष्ट्र की जो राजनीति है, खास करके शरद पवार के इस्तीफे के बाद से जो करवट बदली है, ये हमें समझने में आसानी हुई और हमें पता चला कि फिलहाल एमवीए जो है वहां पर मजबूत होती नजर आती है और बीजेपी और जो गठबंधन शिंदे के साथ है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक देशपांडे जी, चर्चा द ट्रुथ में शामिल होने के लिए। और अब अपने दर्शकों से अनुरोध कि आप कृपया फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। आपसे अगले हफ्ते फिर होगी एक विशेष मुद्दे पर विशेष मेहमान के साथ मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।